Welcome back, class 12th. Today, this is the last theory part of this chapter 9, financial management. Financial management में 3 financial decision लिए जाते हैं: investment decision, financing decision and dividend decision. So first 2 decisions we have already discussed in our previous videos. Now today we will discuss this last decision and its factors. So let's start. Dividend decision refers to that part of profit which is distributed to shareholders. ठीक है, बिकॉज डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को. ठीक, जब डिविडेंड दिया जाता है तो यहाँ पे जब प्रॉफिट कंपनी को होता है तो ये डिसाइड करना कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितना अमाउंट वो रिटेन करेगी अपने बिजनेस में. So the decision regarding dividend should be taken keeping in view the overall objective of maximizing shareholders wealth. क्योंकि कई कंपनियां जो केवल और केवल रिटेन करती रहती है बिजनेस में, ठीक है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करती, वो केवल प्रॉफिट को हर बार रिटेन कर लेती है. तो ऐसे में जो शेयर होल्डर्स होंगे उनमें डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, कंपनी से अपना वो फंड निकाल लेंगे, वो कंपनी के शेयर्स सेल करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना, यहाँ पे उसको वो नेग्लेक्ट कर रही है. तो ये हर डिसीजन लेते टाइम ये जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, वो नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए. ओके, डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी if how much amount of company is distributing and how much amount company is retaining in its business. Now let's discuss its factors. First factor is earnings. अगर हाई अर्निंग है कंपनी को, ठीक है, हाई और स्टेबल अर्निंग है तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है. बट अगर कंपनी की स्टेबल अर्निंग भी नहीं है और हाई अर्निंग भी नहीं है तो फिर कंपनी हाई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती. सेकंड फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. अर्निंग हाई होना ही इनफ नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी भी मैटर करती है. ठीक है, अगर एक बार कंपनी को अर्निंग हो गई सपोज 5 करोड़, बट अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी को अर्निंग होती है केवल 50 लाख, तो यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस. और फिर थर्ड ईयर में कंपनी को सपोज वापस अर्निंग हो गई 2 करोड़, तो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है. ओके, फर्स्ट ईयर में 5 करोड़, सेकंड ईयर में 50 लाख, बट थर्ड ईयर में वापस 2 करोड़, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है. तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कंपनीज जनरली फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड. ठीक है, द डिविडेंड पर शेयर इज़ नॉट ऑल्टर्ड और चेंज इन केस अर्निंग चेंजेस बाय स्मॉल प्रपोर्शन. बिकॉज अगर कंपनी की अर्निंग बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो कंपनी वहाँ पे हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस ईयर कंपनी को लेस प्रॉफिट हुआ है तो वहाँ पे भी कंपनी को डिविडेंड में स्टेबिलिटी रखनी होगी. एक स्टेबल रेट से ही कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. In case there are growth prospects for the company in near future, then it will retain its earning and thus no or less dividend will be declared. But किसी एक साल में कंपनी कर सकती है कि अपने फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को दिखाकर कंपनी उस साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे तो भी चलेगा. बट अगर हर साल कंपनी ऐसा कर रही है तो फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और वो कंपनी से अपना पैसा निकाल लेंगे. उसके बाद फैक्टर आता है कैश फ्लो पोजीशन. अब कैश फ्लो पोजीशन कितनी है, ठीक है, एडिक्वेट कैश इज़ फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट. ठीक है, एडिक्वेट कैश भी होना चाहिए. कंपनी के पास कैश या करंट एसेट बहुत कम है तो कंपनी वहाँ डिविडेंड डिक्लेयर कर पाने की पोजीशन में नहीं होगी. तो कैश फ्लो पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिज़ायर करते हैं फॉर डिविडेंड, then company may go for declaring the same. There are always some shareholders who depend upon a regular income from their investment. तो वहाँ पे कंपनी को शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखना होता है. नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स. द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स आर यूजुअली kept in mind while declaring dividend. If
The shareholders prefer to get at least a certain amount as dividend than company are likely to declare the same. There are always some shareholders who depend upon a regular income from their investment. For example, retired, old and poor shareholders expect regular income from company. So, in case of rich shareholders, company may declare low dividend. Next factor is taxation policy. So, if tax on dividend is higher, then company will prefer to pay less dividend. ठीक है, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो कंपनी लेस डिविडेंड पे करेगी, और इफ टैक्स रेट्स आर लोअर देन companies will pay more dividends, or companies can declare more dividends. Here one important thing, that in present taxation policy, dividend income is tax free in the hands of shareholder. If suppose I am a shareholder, then the dividend which I will receive will be tax free for me. ओके, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो कि इनकम मुझे डिविडेंड से होगी. हाँ, बट कंपनीज जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उन पर टैक्स लगाया जाता है. ठीक है, कंपनियों के लिए डिविडेंड टैक्स फ्री नहीं है, बट शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड टैक्स फ्री है. देन नेक्स्ट फैक्टर इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन. अब स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन वहाँ पे कैसा है कि इंक्रीज इन डिविडेंड इज गुड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स, and hence market price of shares increases in stock market, but decrease in dividend that reduces the market price of shares. तो stock market reaction भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और फ्यूचर में इसी तरह से फिर उसकी डिविडेंड डिसाइड होता है. द नेक्स्ट फैक्टर इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट. अब जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन हैं, सो हियर ऑल अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऑल अर्निंग्स कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर 5 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो 5 करोड़ कंपनी डिविडेंड के रूप में पे कर दे. नो, कंपनी नहीं कर सकती. सो ऑल अर्निंग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड फॉर वेरियस रिजर्व्स. दिस लिमिट द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड. ठीक है, तो इस वजह से कंपनी के डिविडेंड डिक्लेयर करने की कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है. नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. अ डिसीजन इज टेकन टू डिस्ट्रीब्यूट आ गया, डिस्ट्रीब्यूट है तो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो डिसीजन है वो है डिविडेंड डिसीजन. ओके, वर्ड्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कीवर्ड्स को ध्यान रखना है. देन a decision is taken to distribute certain parts of profits to shareholders after paying tax. It is called dividend decision. Next question, which type of company is in a position to declare high dividends? अब कंपनी जिसको कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हों, ठीक है, तो वो हाई डिविडेंड डिक्लेयर करने की पोजीशन में होती है. बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हों और रिजर्व्स भी अच्छे हों तो उसके डिविडेंड हाई हो सकते हैं. ठीक है, और स्टीडी रिटर्न्स हो सकती है. स्टीडी मीन्स रिटर्न विद सेम रेट. Then next question is, a company is earning good amount of profits since last 12 years. It has good amount of reserves also, but fixed cost burden is also high. Due to credit sales policy, it does not have sufficient amount of cash. Can it declare good rate of dividend? No, of course not. It cannot declare good rate of dividend ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश. क्योंकि कैश कम है तो कैसे वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी. ऐसा थोड़ी कि अपनी फिक्स्ड एसेट को सेल कर करके डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, वो चीज़ नहीं हो सकती है. तो उसके लिए उसके पास कैश भी प्रॉपर जो अमाउंट है उसमें होना चाहिए. सो हियर आवर चैप्टर एंड्स. नाउ इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल डिस्कस सम की टर्म्स टू क्रैक केस स्टडीज ऑफ दिस चैप्टर 9, and we will also discuss some case studies regarding various decisions. So I hope you have got this chapter very well. If you have any doubt, please let me know through your comments. Thank you. God bless you.